आज हम क्या करेंगे वो हम बाद में लिख देंगे, यहाँ पे ऑर्डर टोपोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, ऑर्डर टोपोलॉजी, एंड उसके बाद मैंने जैसे कि आपसे कहा था प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ओके, थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बारे में। मुझे अगर समय हुआ तो, हाँ समय हो जाएगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए शायद आज के व्याख्यान में, लेकिन प्रोडक्ट टोपोलॉजी को हम फिर और डिस्कस करेंगे एक बार इन जनरल। ओके, अभी हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आपको पता लग जाएगा, मतलब थोड़ा प्रोडक्ट टोपोलॉजी यहाँ फिर इन जनरल डिस्कस करेंगे, मतलब वो आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त यदि हमारे पास समय बचता है तो सब स्पेस टोपोलॉजी हम करेंगे। चलिए, सबसे पहले पिछले देखो, बेसिस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, बेसिस क्या होता है वो आपको बता दिया। आर में मैंने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी बता दी, 3 टोपोलॉजी का मैंने आपको बताई थी, टोपोलॉजिकल स्पेस बताए थे। ओके, आर एल आर के, ध्यान रहे ये तीनों चीजें आर को डिनोट करती हैं, ठीक है। बस आर एल का मतलब है कि इसमें जब आप बोलोगे आर एल इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ओके, आर एल का मतलब ये नहीं कि कलेक्शन को डिनोट कर रहा है, ओके, उसके हम किसी और चीज से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे टाउ एल से डिनोट कर देंगे, इसको टाउ के से डिनोट कर देंगे, इसको टाउ से डिनोट कर देंगे। तो ये सब सीखा था, बेसिस क्या होता है, इनका कंपैरिजन भी सीखा था। तो अभी मैं देख रहा था कुछ आप में से विद्यार्थी थोड़ा सा शायद करके दिखाता हूँ आर एल और आर के, हाँ मैंने पिछली बार दिखाया था। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान से रख लें, इस वाले क्राइटेरिया को ध्यान से समझ लें। आपको पता है बेसिस क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 बेसिस है, ठीक है, 2 बेसिस है किसी सेट एक्स की, वो टोपोलॉजी जनरेट करेंगे। इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी को हम टाउ बोलेंगे, इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी को हम टाउ डैश बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे 2 चीजें इक्विवेलेंट है कि टाउ कंटेन्ड इन टाउ डैश, टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ। क्या, अब ये ध्यान रखना, फॉर एनी एक्स, कोई भी एक्स पिक कर लो, ठीक है, ये ध्यान से समझना, ये वाली चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और ईच एक्स लिखा है ना मुनकर ने, एंड ईच ओपन सेट कंटेनिंग इट, तो क्या, फॉर एनी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, मतलब ओपन बेसिस एलिमेंट, सॉरी बेसिस एलिमेंट, हमारे पास अभी बेसिस एलिमेंट होंगे ना, बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग, बेसिस एलिमेंट ऑफ टाउ कंटेनिंग, बेसिस एलिमेंट कहाँ का है वो भी बताना पड़ेगा ना, अभी 2 बेसिस है हमारे पास, ठीक है, कंटेनिंग एक्स, मतलब समझे। अभी मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। अब ये ध्यान रखना क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस एलिमेंट, उसका नाम बी डैश रखेंगे हम, कहाँ, जो आपके पास दूसरा वाला बेसिस है बी डैश, समझे। आपके पास 2 बेसिस थे, मैंने थोड़ा नोटेशन में मैंने बोला था बी को मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं सुधार देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे, बस डेफिनेशन आप बेसिक अगर नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ये चीजें क्लियर पिक्चर आपकी इन चीजों की दिमाग में नहीं बनेगी तो नहीं कर पाओगे आप सॉल्व। लेकिन ये सब चीजें एक बार सही से क्लियर हुई तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सीएमआई के क्वेश्चन, आईएसआई के क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो मुझसे कहना, लेकिन जब ध्यान से समझोगे तब ना, तो ठीक है। देखो, इसके मैंने बोला बेसिस को ये वाला बी बनाऊंगा हाँ मैं, इस तरीके का, उसको बी डैश, और जब इसके अंदर का कोई एलिमेंट लिखना होगा तो सिंपल बी, समझ गए ना नोटेशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एक बी डैश मिलना चाहिए, कहाँ, दूसरे वाले में, ठीक है। हम ये ध्यान रखना, इसको ये वाले को बड़ा दिखा रहे हैं, तो होना क्या चाहिए कि कोई भी एक्सेल हो और यहाँ कोई भी, मतलब इसके बेसिस में, ठीक है, इसके इस बेसिस में कोई भी एलिमेंट जो एक्स को कंटेन करता हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए इसमें, कि such that ऐसा होना चाहिए, x contained in this basis element, x is in this basis element, x belongs to b dash and b dash is contained in b होना चाहिए। तो ये है, अगर ऐसा फुलफिल होगा किसी भी x के लिए, और उसको फिर देख लो, for any x and any basis element containing x say b in s in this containing x such that this happens, okay। ध्यान रखना, अगर टाउ टाउ डैश में है ना, तो बेसिस में उल्टी कंडीशन आ रही होगी, ऐसा नहीं होगा कि बी कंटेन्ड इन बी डैश, ठीक है। तो ये थी ये क्राइटेरिया, अगर सर आपको समझ में नहीं आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द टोपोलॉजीज। हाँ जी बोलो। सर बी डैश बिलोंग्स टू बी, बी डैश सॉरी, आपने कंटेनमेंट रखे हैं।
कहाँ? हाँ 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 हाँ, मुझे इस बात There का मैं exist. ध्यान, हाँ इस, ठीक है इस बात का आप लोग ध्यान देना। हाँ कई बार मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहता है कई बार, तो मैं बोल्ड लगभग सही रहा होता हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है। इन चीजों का आप ध्यान है, इंटरसेक्शन, यूनियन, एंड इसका बहुत ही आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है। ऐसी गलती मुझसे हो सकती है। तो अब आप लोगों को समझ में आया। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है, फिर मैं आपके लेक्चर में आता हूँ। जैसे मान लो कि ओपन बॉल से, ओपन सर्कुलर रीजन से जनरेट होने वाली कोई टोपोलॉजी आर स्क्वायर में, ठीक है। और एक दूसरी टोपोलॉजी हम लेते हैं जिसका बेसिस क्या है, ओपन रेक्टेंगल्स, ठीक है। ये आपको दिखाया था ना मैंने, ये बेसिस बनाता है करके। अब देखो कि हम इनसे जनरेट होने वाली टोपोलॉजीज को कंपेयर करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक्स उठाया, देखो मैंने फॉर एनी एक्स, अब वो एक्स कहीं ना कहीं होगा, टेक एनी सर्कुलर रीजन कंटेनिंग है, जैसे यहाँ पे है वो मान लो। अब को you find some element here, some rectangular region, such that that rectangular region contains x and that rectangular region contained in the circular region. Yes, we can do that. So what will we do? ये ओके इसका मतलब क्या हो गया, जो इससे जनरेट टोपोलॉजी होगी ना, इसको आप टाउ बोलिए, उससे जो ओपन रेक्टेंगल्स नहीं थे जिनकी साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी के अंदर होगी। ठीक उसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ कोई एक्स पिक कर लो, कोई भी एक्स, अब मान लो कोई भी बेसिस एलिमेंट है। बेसिस एलिमेंट क्या है, ऐसे ओपन रेक्टेंगल्स जिनकी साइड से है पैरेलल टू एक्सिस। सो क्या हम एक ओपन सर्कुलर रीजन ढूंढ सकते हैं जो एक्स को कंटेन करता हो, इसके अंदर कंटेन करता हो? आसानी से ढूंढ सकते हैं, और ऐसा हमेशा हो सकता है, किसी भी एक्स के लिए हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टोपोलॉजी टाउ डैश जनरेट हो रही है वो टाउ के अंदर होगी, तो ये दोनों बराबर होगी। तो ये है कंपैरिजन करना। अगर आपको ये सही से समझ में नहीं आएगा बेसिस का क्राइटेरियन, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू, हाँ कीप दैट इन माइंड, ठीक है। मैं अभी आपको इसको, नेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, एक कराऊंगा उसको ऑर्डर टोपोलॉजी के बाद, ठीक है। चलो मैंने फिर दोबारा बता दिया, मैंने सोचा अगर कोई बच्चे कंफ्यूज होंगे तो आई एम रिमूविंग इट। अब जस्ट आर के और आर एल को मैं कंपेयर कर रहा था ना, बहुत आसान है आर के और आर एल में, यहीं पे बता देता हूँ। देखो वो आप खुद करने का, डिटेल्स आप खुद फिल करेंगे। हाँ थोड़ा सा पिछले लेक्चर में देखा आप, मैंने एक बात गलत बोल दी थी, अनामिका ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि उस पे ये याद होगा आपको, ये उसी का है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सी कि आर के और हम क्या कंपेयर कर रहे थे, बताओ क्या, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे की लेक्चर में भी बातें स्टार्ट करूँ, मतलब लेक्चर आगे का स्टार्ट करूँ। क्या प्रॉब्लम हो रही है तुमको? आर एल एन नॉन RK कंपेरेबल क्यों, और RL, yes sir. नॉन कंपेरेबल क्यों है ना, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। सबसे पहले अगर आप दिखाना चाहते हो नॉन कंपेरेबल, तो आपको क्या करना होगा, देखो फॉर ईच एक्स था, किसी भी एक्स के लिए, और कोई भी फॉर ईच बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग एक्स था, तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर काउंटर करना है तो फाइंड सम एक्स एंड फाइंड सम बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग एक्स सच दैट देयर इज नो बेसिस एलिमेंट इन द बी डैश, मतलब दूसरे वाले में, ठीक है। व्हाट डू आई मीन टू से, अगर आपके पास दो बेस हैं इस तरीके से यहां लिखे जा रहे हैं, देखो, तो अगर आप दिखाना चाहते हो इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी, इस मतलब इसमें कंटेन नहीं है, दूसरे से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी, तो आपको सिर्फ ये करना है कि फाइंड सम एक्स एंड फाइंड सम बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग एक्स इनसाइड बी such that there is no basis element which satisfy this, sorry, which contain, did you understand the negation? It is enough to, Yes sir. पक्का ना, देख लो, फिर नहीं आएगा तो बच्चों फिर नहीं समझ पाओगे। ध्यान से देख लो कि अगर फॉर ईच था तो सिर्फ एक एक्स से, तो वो एक्स का काम कौन कर रहा है, वी हैव फाइंड, देखो हम दिखा रहे हैं कि जीरो, देखो आर एल का पॉइंट है, हम वो जीरो है अभी, ठीक है। तो जीरो इसमें एलिमेंट कंटेंड है 0,1 में, ये 0,1 है आपका, ये बेसिस एलिमेंट है किसका, लोअर लिमिट टोपोलॉजी का। आर एल आर को डिनोट करता है, ठीक है, ध्यान रखना। जब हम आर एल लिखेंगे तो इसका मतलब होगा, जैसे हम लिखते हैं ना एक्स टाउ, फिर केवल एक्स इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस लिखते हैं, तो पता होता है टोपोलॉजी क्या है। वैसे ही आर एल का मतलब है व्हेन वी डिफाइन लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर, ओके। आर एल का मतलब ये मत समझिए इट्स अ कलेक्शन, आई बात समझ में।
तो नोटेशन में देखो जीरो मैंने आरएल के अंदर लिया, तो अब यहाँ से देखो मैंने एक बेसिस एलिमेंट लिया है जीरो को अंदर कंटेन करने वाला। अब मेरा क्लेम है कि कोई भी जो के टोपोलॉजी का बेसिस है ना, कोई भी बेसिस एलिमेंट ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता वहां से, मतलब यहाँ कोई बेसिस एलिमेंट नहीं ला सकते आप इस तरीके से बी जो इसको सेटिस्फाई करे, है ना। तो वो बहुत आसान है। आप सी यहाँ पे देखो ये 0 1 है, तो उसके एलिमेंट हैं कैसे, इस तरीके के हैं उसके बेसिस में एलिमेंट ए बी माइनस के, या फिर के की जगह फाइव, या सिंपल ए बी। तो ऐसा क्या सेटिस्फाई हो सकता है किसी के लिए, आप खुद सोचोगे तुम घर में कि जीरो उसके अंदर कंटेन हो इस टाइप के इंटरवल के अंदर, और ये 0 1 के इंटरवल कंटेन हो। क्योंकि देखो ना, अगर जीरो ओपन इंटरवल में होगा तो ना, तो उसके अराउंड मतलब ऐसा तो होना चाहिए जीरो के अलावा भी कुछ पॉइंट्स आएंगे उसमें, ओपन होगा तो। क्योंकि अगर जीरो किसी ओपन इंटरवल में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बड़ा है जीरो, बी से बड़ा है, तो जीरो और ए के बीच में पॉइंट होंगे। आपको पता है इमीडिएट सक्सेसर इमीडिएट प्रीडेसर नहीं होते हैं आर में, राइट। सो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, एंड दिस इज आई मीन, अब ये सिर्फ ऐसा ही है, दूसरी साइड मतलब दूसरी तरफ भी ऐसा ही है। अगर आप दिखाना चाहते हो कि हमने क्या दिखाया, आर एल नॉट मतलब जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है उसको टाउ एल बोलिए, दूसरे को टाउ के बोलिए, हमने ये दिखाया। एंड सेकंड भी ऐसा ही है कुछ, ओके। सिर्फ आपको रियल लाइन देखनी है, ओके। सो यू विल डू इट, यू अंडरस्टैंड इट, जस्ट से यस देन आई गो अहेड, अदरवाइज आज का इसमें स्पेंड करता हूँ मैं। सर इज इट मुझे फाइन? इतना हाँ। तो समझ आया। हाँ, हम्म। लेकिन इसके इत- बाद उल्टा जो बोला वही ठीक से समझ नहीं आया। तो उल्टा मैंने बोला ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उल्टा तुम करोगी अब घर में, ओ, ठीक है। ओके। हाँ विल यू डू इट? उल्टा भी तो आसान सर, जी। पिछले हाँ। वाले लेक्चर में एक जगह मुझे कहीं गलती लगा, मतलब लिखा हुआ। बोलो बोलो। सर लेमा 3.3 में जो प्रूफ है ना, सेकंड टू हम्म फर्स्ट। हम्म। हाँ सर, यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू लास्ट लाइन है ना, x बिलोंग्स टू बी एक्स डैश, सबसेट ऑफ बी एक्स क्यों होगा, सबसेट ऑफ तो b होगा ना। कहाँ पे वी वांट टू शो कि फॉर ईच एक्स वी एक्स वी सच दैट, क्या दिखाना है बताओ। हाँ, सच दैट के इसके लास्ट लाइन जो है ना, लास्ट लाइन एकदम। ये वाली? हाँ हाँ, तो क्या है इसमें दिक्कत? x बिलोंग्स टू बी एक्स डैश सबसेट ऑफ b होगा ना। सबसेट ऑफ बी एक्स, बी कलेक्शन है, बी इज द कलेक्शन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स, यही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो सी, एक बार लेक्चर दोबारा देखना। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ करेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ पे लिखा था ना, इस बात को ध्यान से देना। ये टोपोलॉजी एन पे डिफाइन करती है, हाँ। जेड फॉर्म्स ऑफ टोपोलॉजी, हाँ फॉर्म्स ऑफ टोपोलॉजी ऑन जेड और एन, ठीक है। मतलब जो नीचे वाली टोपोलॉजीज है वो एन पर है, नॉट इन सर बी एक्स ये। तो एलिमेंट था। एक मिनट रुक जाओ रिया, मैं आता हूँ इसमें वापस, हाँ तुम्हारे वाले। collection of subsets of Z forms the basis for the topology on Z और N। तो ये Z पर टोपोलॉजी बनाता है, ये बेस है, आपने प्रूव कर लिया होगा। तो ये Z पे नहीं बनाता है, ओके। मतलब ये Z के लिए बेस नहीं है, ये N के लिए है बेस। और फिर इन टोपोलॉजीज पे मैं बाद में आऊंगा, मैंने होमवर्क दिया था ना, और ये जो है ये भी N के लिए है बेस, ठीक है। चलो अब हाँ रिया बोलो, अब क्या कह रही हो आप? कहाँ पे लेमा 3.3 बोलो। सर बी एक्स तो एलिमेंट है, और उसके पहले वाला हमने जितना थ्योरम किया उसमें तो ऐसे सबसेट ऑफ बेसिस ही आया, बी एक्स तो मतलब एलिमेंट तो नहीं मैं, आया। मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ इसको, मुझे लगता है उसमें कम समय लगेगा। देखो वैसे तुम एक बार लेक्चर देखा तुमने दोबारा हाँ सर। इसको? ओके चलो, फिर भी नहीं आया तो देखो, वी विश टू प्रूव, हम ये प्रूव करना चाहते हैं टाउ कंटेंड इन टाउ डैश, ओके। तो चलो मैंने कोई भी ओपन सेट यू ले लिया टाउ में, वांट टू शो कि यू टाउ डैश में है। अब तुम्हें पता होना चाहिए यू टाउ डैश में कब होगा, जरा बताना मुझे, व्हेन यू विल बी इन टाउ डैश, कंडीशन क्या है बताओ। मतलब व्हाट शुड बी द कंडीशन सेटिस्फाइड बाय यू सो दैट इट गोज इनसाइड टाउ डैश, बताओ। सर यू को ओपन है ना होगा। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, कब होगा ओपन वो?
बेस के टर्म्स में बताओ। हाँ, कोई u का एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू u, यू देयर का एवरी एग्जिस्ट, एलिमेंट नहीं, सीधे प्रिसाइजली बोलो। हाँ, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू u, देयर एग्जिस्ट b bx subset bx belongs to b such that x नो, belongs to bx यू आर subset of u. बी डैश एक्स, बी डैश एक्स बी में नहीं कंटेन करेगा बल्कि बी डैश में कंटेन करेगा, क्योंकि टाउ डैश का टॉप जो बेसिस है वो बी डैश है, ना कि बी। ओके। ओके, हाँ तो ऐसा होना चाहिए, राइट, है ना, ये होना चाहिए हाँ ना। सो हाँ राइट, तो अगर ये होना चाहिए, बस यही होना चाहिए ना। अब देखो ये आता कैसे है। तो मैंने कोई एक्स पिक किया, बिकॉज अब डेफिनेशन से ये ओपन है टाउ में भी, तो देयर एग्जिस्ट बी एक्स इन बी, कि ये होगा, ये तुमने अभी मुझे बताया। अब लेकिन ध्यान दो कि x बी एक्स के अंदर है, तो ये कंडीशन क्या बोलती है, जब भी x किसी एलिमेंट के अंदर हो, मतलब किसी बेसिस एलिमेंट, इस वाले बेसिस का एलिमेंट हो, ये देखो कोई एलिमेंट है उसके अंदर हो, तो आपको दूसरे वाले बेसिस में कोई एलिमेंट मिलेगा कि ये सेटिस्फाई होगा। तो यही अप्लाई किया मैंने। सो वी गेट बी एक्स डैश सच दैट दिस हैपेंस। क्या प्रॉब्लम है अब, ये देखो। और यहाँ पे मैंने हाँ ठीक है, सही है। इज इट ओके? यही तो अप्लाई किए यस हैं। सर। सो इसका मतलब अब इस बात को अगर तुम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसकी कोई जरूरत, तो क्या आ रहा है देखो, कोई भी एक्स लिया, कोई बेसिस एलिमेंट मिल रहा है बी डैश में जो एक्स को कंटेन करता है और यू के अंदर कंटेन करता है, तो यू इज ओपन है। अभी आप ही ने तो बोला कि ऐसा होगा, तो यू को ओपन बोलेंगे, तो ओपन हो गया टाउ डैश में। ओके। यस सर, मैंने ही कुछ गलत किया था ऊपर वाला। ठीक है। ओके चलो ठीक। तो एनी और कोई प्रॉब्लम है पिछले लेक्चर से? एक एक चीज को ध्यान से समझ लेना। सर वो कैसे टोपोलॉजी दिया हुआ तो बेसिस फाइंड कैसे करते हैं, कोई जनरल मेथड है? मैंने तो ये तो होमवर्क के लिखा है, तुम मान ले। मतलब मैंने ट्राई सोचा तो सही 2-3 एग्जांपल्स में, पर इन जनरल कैसे करेंगे सोच रहा था। सोचो कि ओपन सेट्स का क्या कलेक्शन बनाए, तुम एक्स से स्टार्ट करना, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक्स से स्टार्ट करना, और तुम्हारे पास टोपोलॉजी है, तो एक्स को कंटेन करने वाले कौन से सेट्स लें। ओके। उसके बाद एक कलेक्शन बनाए कि क्या होना चाहिए, किसी भी एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट होना चाहिए, एंड विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन वो क्लोज्ड होना चाहिए। नहीं, विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने इससे पीछे वाला गलत बोला, विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं। विथ रेस्पेक्ट टू मतलब इंटरसेक्शन देयर कंडीशन है। सो फिर भी नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ओके। मैं तो ऐसे सोच रहा था नो नो, कि यू डोंट, टोपोलॉजी तुम्हें नहीं बताना है, यहाँ नहीं बताना है, वो होमवर्क है। होमवर्क अगर बताओगे तो फिर कैसे सारे, मतलब और क्या ट्राई करेंगे बताओ। तो एंड इसके अलावा एक्सरसाइज 1 दी थी मैंने, वो सबने कर ली। एक्सरसाइज 1 का मतलब है जो पेज नंबर 13 है, उसमें मुनकर की सारी एक्सरसाइज हो गई या उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है? कुछ करें क्वेश्चन, कुछ अभी नहीं हुआ है। एक उसमें फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में थोड़ा सा कंपेयर करना नहीं आया मेरे को। ओके, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में नहीं आया, ठीक है मैं करूंगा। ओके फाइन। सो बाय द वे, तो वी शुड स्टार्ट द लेक्चर नाउ, राइट? तो इसका सुनो, मैं तुम्हें होमवर्क कितना दिया, जितना होमवर्क अभी तक दिया है, सुन लो मेरी बात, जितना होमवर्क अभी तक दिया है, और ये जो एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली ऑर्डर टोपोलॉजी से पीछे वो, और ये जो अभी पीयूष ने बोला ये, और जो भी होमवर्क दिया वो करना। अगर तुम रब भी करो तो एटलीस्ट, और जो सबमिट करना चाहते हो करना, अपने टाइम से देख लेना। देन फिर प्रॉब्लम आ रही, फिर मैं एक क्लास लूंगा जिसमें सब क्लियर कर दूंगा मैं। एक, अगर तुम्हें एक भी एक्सरसाइज नहीं आ रही होगी ट्राई करने के बाद, देन इट्स फाइन, आई विल सॉल्व ईच एक्सरसाइज। ओके, बट ट्राई योरसेल्फ एटलीस्ट फर्स्ट। चलो, द ऑर्डर टोपोलॉजी। तो सिंपल ऑर्डर सबको पता है, व्हाट इज अ सिंपल ऑर्डर ऑन अ सेट, राइट? ओके फाइन। तो देखो, मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ वो मैं नोट्स में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? मान लो कि वो मुनकर की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है? मैं सब मुनकर की बुक में लिखा ही हुआ है, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेंगे। क्या है, सपोज एक्स इज अ सिंपली ऑर्डर्ड सेट। अब बस मैंने क्या कहा है, आप हाथ बांट के, हाथ
बात कर बैठिए और समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने सामने बुक रख सकते हैं आप। एक्स इज अ सिंपली ऑर्डर्ड सेट। मान लीजिए सिंपली ऑर्डर्ड सेट है आपके पास, ठीक है। तो 4 टाइप के सेट्स हम डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? ए बी, ए इज लेस देन बी है। ध्यान रहे अब यहाँ पे एक्स नॉन सिंगलटन है, ठीक है। नॉन सिंगलटन का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट है उसमें। एक एलिमेंट होने में ऑर्डर की क्या ही बात करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? वे सारे एक्स एक्स से जो इसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है, ए और बी के, यानी कि ए से ग्रेटर है, बी से लेस है, राइट। एंड इस टाइप का इंटरवल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ए लेस देन बी होगा, हाँ हमेशा। इसका मतलब होगा, ये इनसे आप फैमिलियर भी हैं मैं जानता हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसके अंदर ए भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा ही अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की आवश्यकता है। इधर से ओपन, इधर से क्लोज, ठीक है। और क्लोज्ड ए बी का मतलब आप समझ गए होंगे, राइट। कोई ऐसा है जो इनको नहीं समझ रहा? मैं सीधे स्टार्ट करूं ऑर्डर टोपोलॉजी की डेफिनेशन। तो इन इसको जो पहला मैंने बताया उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, जो दूसरा मैंने बताया उसको हाफ ओपन इंटरवल बोलते हैं, और जो लास्ट मैंने बताया उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसको आप बुक में देख भी सकते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ने के लिए रीडिंग होमवर्क भी दिया था आपने, मुझे पता है इतना तो पहले, मतलब 2-4 लाइन तो हर किसी ने पढ़ा ही होगा, फिर बाद में पढ़ा या नहीं पढ़ा वो बात की बात है। तो ये हर किसी ने पढ़ा होगा, मुझे इतनी उम्मीद है, ठीक है। चलो तो मैं डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ। हाँ, सी डेफिनेशन 4.1, अब ध्यान देना, हाँ ठीक है। ऑर्डर टोपोलॉजी आपके सिलेबस में भी है, आती है डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी, ओके। क्वेश्चंस भी आते हैं नेट के सिलेबस में। सपोज एक्स बी अ सेट, एक्स बी अ सेट equipped with a simple order relation having more than one element, okay, having more than one element। बस समझो, you nothing have to do, okay, just understand। more than one element, suppose B be the collection of subsets of X। और एक चीज ध्यान देना, मैं चाहूं तो, बच्चों सुनो, मैं चाहूं तो सिर्फ आपसे बोल सकता हूं कि देखो ये है, मैं लिख नहीं सकता, मतलब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे समझा सकता हूँ आपको रफली लिख के। लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ इतना फेयरली? आप इसका कारण बता सकते हैं कोई? वाई डू आई राइट ऑलवेज फेयरली? बिकॉज आई कैन टीच यू जस्ट राइटिंग ना, आई मतलब मुझे समझाना है तुम्हें, और मैं समझा दूं तो लिखा हुआ तो ऑलरेडी है। तो कैन यू गेस व्हाट माइट बी द रीजन? मतलब ऐसा टोपोलॉजी में नहीं, हर कोर्स में मैं ऐसा करता हूँ। व्हाई डू आई लाइक टू राइट? व्हाट कैन बी द सर रीजन? मुझे लगता है कि आप लिखते हैं तो मतलब ज्यादा क्लियर होता है, ओके और ऊपर ऊपर से एंड बोलते हैं और तो लगता है कि मतलब कुछ हमने गलत समझ लिया हो ओके ऐसे। ठीक है, ओके और कौन मुझे क्या लगता है समझता है? कि शायद आप हमें बताना चाहते हैं हाउ टू राइट। बताना चाहते हैं, हाँ हाँ, राइट राइट, यू माइट बी राइट। बोलो हाउ टू बोलो। राइट। हाँ दैट्स, आप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू राइट। क्योंकि मुझे बच्चे ये शिकायत करते हैं अक्सर कि देखो हमें आता है सॉल्यूशन लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं सॉल्यूशन। लिखता हूँ तो मैं सॉल्यूशन बता सकता हूँ ना सिर्फ आपको। एक होता है एक रफली सॉल्यूशन बताना, बट आई राइट एवरीथिंग क्लियरली प्रिसाइजली एवरीथिंग, राइट। वो जो जरूरी भी नहीं है, बट व्हाई डू आई राइट? जस्ट टू लेट यू नो कि तेरे को सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप लोग, वो भी तो मुझे सिखाना है ना आपको। क्योंकि कई बार ये समस्याएं विद्यार्थी इसका सामना करते हैं ना, कि क्या सामना करते हैं कि बोलते हैं हमें आ रहे हैं और हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। अब तुम लिख, बच्चे ऐसी समस्या इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की है, उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया, उन्होंने अभ्यास ही नहीं किया है लिखने का, तो वो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अभ्यास होना चाहिए हमें लिखने का, ओके। आई मीन टू से कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, देखो कई बार क्या होता है कि आप देखो एमएससी हम कहाँ से करते हैं वो भी डिपेंड करता है, आप एमएससी किस कॉलेज से कर रहे हैं ना। आपने एमएससी की किसी कॉलेज से जहाँ सिर्फ किताब की थ्योरम आती है, जैसे होता है जनरली ऐसा कॉलेज में, अगर आप आईटी में नहीं पढ़ रहे हैं या
अच्छे इंस्टीट्यूट से में नहीं पढ़ रहे हैं, तो जनरली किताब की थ्योरम आती है ना पुस्तक में, जो आपकी प्रमेय है, दोज थ्योरम्स व्हिच आर इन बुक आर आस्क्ड इन द एग्जाम और सम क्वेश्चंस, सो यू नो उनको तुम एक वर्ड बाय वर्ड जानते हो, देन यू कैन राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिनका सॉल्यूशन तुम्हें खुद लिखना है, तो कई बार आदत नहीं बन पाती है। समझे? तो वो आदत नहीं बन पाती, तो उसी के कारण जब आप मान लो आईएसआई का पीएचडी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी पीएचडी एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर आप नहीं लिख पाते अच्छी तरीके से सॉल्यूशन। अब जब आप लिख ही नहीं पाएंगे तो जो चेक करने वाला है वो समझेगा कैसे? ऐसी समस्या तुम्हारे साथ ही नहीं है, मतलब कुछ नए स्टूडेंट अगर आईआईएससी में भी आते हैं, मैं देखता हूँ तो कुछ बच्चे प्रिसाइजली नहीं लिखते हैं। मतलब उनसे बोलता हूँ कि आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखना आना चाहिए, मतलब ऐसा हर किसी का नहीं, मतलब कुछ की बात कर रहा हूँ, बट दे लर्न इमीडिएटली, ऐसा नहीं है। सो वी शुड नो हाउ टू राइट थिंग्स प्रिसाइजली, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। ओके ना? जैसे क्या होता है, जैसे आप किसी को मैसेज करते हो तो आप बहुत सोच समझ के लिखते हो ना। जैसे मान लो मुझे पहली बार आपने मैसेज किया तो बहुत सोच समझ के लिखा ना, सीधे मैसेज कर दिया हेलो सर वगैरह वगैरह। मतलब जब तुम डिटेल में लिखते हो कि मैं ये हूँ, मेरा ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं, कुछ ऐसा भी बोलते हैं हेलो सर, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप सोच समझ के लिखते हो तो सोच समझते हो ना, मतलब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का, समझ गए? मतलब आपको फिर सीएमआई में जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए कोर्स के अंत तक, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ चीजों को। ओके, तो वट एवर यू आर सीइंग इन माइंड, यू हैव टू राइट इट प्रिसाइजली। ओके, चलो, तो लिखना आपने सीखना है और मुझे जरूरत नहीं है लिखने की, बस यही जरूरत है। चलो, ऑल सेट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप, subsets of X of the following type और तुम ये समझो कि बस मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ओके, अकेले, ठीक है? क्योंकि कोई और तो है नहीं, तुम और मैं ही हैं यहाँ, ये मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ, इसलिए फायदा, ठीक है? ऑल ओपन इंटरवल्स ए बी इन X, ओके, समझे? 3 चीजें होंगी, सारे ओपन इंटरवल्स, और क्या? all intervals of the form A0 B if X has a smallest element, okay, otherwise not smallest element। तो थर्ड क्या होगा, कोई बता सकता है? all intervals of the type, बोलो। Open A, closed B node. open A, If X has closed B, largest element. okay, so if X has largest element, okay, so अब होमवर्क लिख लो, prove that it's a base, prove that B forms a base for a topology on X. That topology is called, so you will do it, है ना? चलो, so तुम कर लोगे या नहीं कर लोगे ये बता दो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं है कि जाके बुक में खोल के देखो, बुक में भी नहीं किया हुआ है, because it's easy. If you can't do, just say I can't, I will do it. Okay, so topology generated by B, topology generated by B on X is called order topology। समझे? ऑर्डर टोपोलॉजी किसे बोलते हैं? देखो, ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या होना चाहिए, आप बताओ, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एग्जांपल, आपको लगता है क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर का सेट। फर्स्ट एग्जांपल नेचुरल नंबर,
ठीक है, बट बिफोर दैट व्हाट शुड बी द फर्स्ट एग्जांपल? आर, राइट? आर ही होना चाहिए ना, आर में ही तो पढ़ते हो आप ऑर्डर, एन भी हो सकता है। सो सी, आर को लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आर में ना ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना ही लार्जेस्ट एलिमेंट है। जब स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा तब इनको कंसीडर करना है इस टाइप के इंटरवल्स को, अदरवाइज नहीं करना है, होगा ही नहीं। तो आर के पास ना ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आर के लिए ऑर्डर टोपोलॉजी का बेसिस कैसा होगा? सपोज x इक्वल टू आर, ये मतलब वो ऑर्डर है, हाँ, यूजुअल ऑर्डर विथ यूजुअल ऑर्डर with usual order. Then base for the order topology, on R is B equals all the open intervals. A is less than B, A and B belongs to R. So this is standard topology, है ना? ऑर्डर टोपोलॉजी आर में जो ऑर्डर टोपोलॉजी होती है वही स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। ओके, समझ गए? हमने डिफाइन की थी ना स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ओके, चलो ठीक है, एन में भी लेते हैं एग्जाम्पल 2। ओके, एन एक्स इक्वल टू एन ले लेते हैं विथ यूजुअल ऑर्डर जो आर का है। तो इसका बेस बता सकते हो आप कैसा होगा? एनीवन? कैसा होगा? सिंगल नहीं, बेस बताओ ना, सिंगलटन क्यों? मतलब जैसा अभी ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी है। सर ओपन इंटरवल को छोड़ के बाकी इंटरवल्स आएंगे। ओपन इंटरवल से नहीं आएंगे? आएंगे ओपन इंटरवल भी। आएंगे, हाँ, प्रमाणिक। इंटरवल आएगा और स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो सेकंड वाला आएगा। चलो आपस में डिस्कस करो तो निकालो तो क्या है डिस्कशन आंसर। आई थिंक नहीं आएंगे बिकॉज अगर हम कोई एक्स ले रहे हैं तो हमें उसके लिए एक एलिमेंट बी मिल चाहिए। तो फिर अगर हम ऐसे लेंगे जो नेचुरल नंबर्स में 1 2 ऐसे करके लेंगे तो उसके बीच में तो कुछ आएगा ही नहीं। और ओपन लेना है तो ना ही 1 आ सकता है ना ही 2 आ सकता है, तो फायदा क्या? बताओ फिर। तो x के लिए x माइनस 1 x प्लस 1 ओपन इंटरवल ले सकते हैं। तो उसमें तो x रहेगा, जो तो नेचुरल नंबर है ना, तो x माइनस 1 का नेक्स्ट एलिमेंट x ही होगा, फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट x प्लस 1 होगा। फिर हमने ओपन इंटरवल लिया ना। चलो ठीक है, हाँ, चलो अब मैं ओपन बता देता हूँ, ठीक है। चलो लेट मी टेल यू। सो बी ऐसा होगा। चलो पहले डेफिनेशन लगाओ। अब ध्यान रखिए कि डेफिनेशन क्या होगी? ऑल द ओपन b इंटरवल। को बी को क्या? सर b a ग्रेटर देन a प्लस 1 होना पड़ेगा। बी a प्लस ग्रेटर देन a प्लस 1। कैसा ग्रेटर देन ए प्लस 1? मतलब बी कहाँ से आया, समझा नहीं मैं। डेफिनेशन लगाओ ना, ऊपर जो आपने डेफिनेशन लिखी है, देखो क्या लिखी है आपने डेफिनेशन। यूनियन, तुम डेफिनेशन यूज करो पहले। देखो ऐसा होगा या नहीं होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? आप पहले जो मैंने आपको ऊपर लिखा है उसको देखो, आप बोलो यस या नो। सिर्फ Yes. डेफिनेशन यूज करो, फिर आएंगे। हमने क्या बोला? तभी आप अगर ये चीजें नहीं समझोगे डेफिनेशन कैसे करनी है यूज, तो आप नहीं कर पाओगे। हमने बोला कि कोई भी ऑर्डर्ड सेट है, अब हमें इससे प्रयोजन नहीं है। अब आप इसको आर को मतलब सिर्फ एज अ ऑर्डर देखना,
ये 2 बड़ा है 1 छोटा है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हम अभी क्लास में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जैसे अच्छा आ गए हैं कुछ लोग जो सर पहले नहीं आए थे। वेट, हाँ आ रहा हूँ मैं आपके पास। yes. सो सपोज आपके पास हाथ खड़ा करना जब कुछ बोलना होगा। सो आई विल कम टू यू, ओके वेट। तो x अगर आपके पास है तो x से मान लो आप सारे स्टूडेंट हैं और मैं भी हूं, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, आप सारे स्टूडेंट हैं और मैं भी हूं। तो हम सबको ऑर्डर कर लेते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। मुझे नहीं लगता दो लोगों की किन्हीं की भी डेट ऑफ बर्थ सेम होगी, या है किसी की सेम? नहीं होगी ना, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं कि नहीं है, अगर दो लोगों की सेम है तो वो एक ही माने जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि मेरी और किसी की सेम है तो हम उसको एक ही मानेंगे, फिर उसमें से हाँ, नहीं तो फिर ऑर्डर रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा भैया। तो ऐसे नहीं हो जाएगा, फिर कैसे ऑर्डर करोगे फिर बताओ? दो अलग अलग लोग रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे वो, इसलिए ना नॉन रिफ्लेक्सिव नहीं सेम है उनको एक माना जाएगा, उनमें से एक ही रिप्रेजेंटेटिव लिया जाएगा। मान लो मेरी और 2-3 स्टूडेंट की सेम है तो मुझे लिया जाएगा, बस उनको हम पूछेंगे ही नहीं, जो जिनकी सेम है वो बाहर ही रहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो सारे स्टूडेंट का अगर हम यहाँ सेट ले लें जैसे, तो अब इसका बेस क्या बनेगा? इसका बेस बनेगा ऐसा, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है। तो इसका बेस बनेगा सारे ओपन इंटरवल, है ना, सारे ओपन इंटरवल। उसके बाद फिर यूनियन सारे हाफ ओपन इंटरवल जिसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी मुझे नहीं पता है कौन है। हो सकता है कि मुझसे भी बड़े हैं आप में से स्टूडेंट, तो अब मुझे नहीं पता कि ग्रेटेस्ट कौन है। चलो ग्रेटेस्ट जो भी है वो ये आ जाएगा, समझ में आई बात? अब ओपन इंटरवल जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रितिका बोलता हूँ, ओके, ओपन इंटरवल रितिका और रिया बोलता हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, रिया रितिका से बड़ी होनी चाहिए तभी ये ओपन इंटरवल डिफाइन होगा। अब इनके बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है वो आ जाएंगे इसमें। तो क्योंकि आपको आर के साथ आदत है, सर कौन कौन बड़ा कौन छोटा, राइट? रिया आर के साथ रिया भी 2 है सर। कोई नहीं, मैं उस रिया को ले रहा हूँ, प्रमाणिक को। सो तो रिया 2 ठीक है, रिया 2 है, लेकिन है तो अलग एलिमेंट ना, वो डेट ऑफ बर्थ अलग है ना उनकी। तो देखो वैसे भी अलग अलग है वो, सी। तो इनके बीच में वो सब आएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ बढ़ती है, तो ये होगा उस केस में ओपन इंटरवल। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आर में आपके लिए ओपन इंटरवल देखना आसान है, क्योंकि फिर आपको वहीं की जैसी आदत हो जाए बस। तो ये मत समझना कि वो सेट हमेशा आर ही होगा, वो सेट कुछ भी हो सकता है, उसमें एक ऑर्डर हो सकता है, फिर उसके ओपन इंटरवल ये भी हो सकते हैं, जिसका एंड पॉइंट ऋतिका और रिया है, और बीच में जितने आ रहे हैं। अगर बीच में कोई नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फाई हो जाएगा। समझ में आई बात? तुमको कि सर कोई बीच में नहीं आएगा तो फाई हो जाएगा, नहीं आएगा तो बीच में जबरदस्ती थोड़ी घुसाना है, ऐसा थोड़ी कि कहीं से लाके घुसाओ भैया कोई ऋतिका और रिया के बीच के डेट ऑफ बर्थ का सर के क्लास में, ऐसा नहीं है। ठीक, चलो अब आप समझ गए होंगे। सो ये तो, लेकिन वो एग्जांपल सही है, हाँ, तुम ये मत समझना वो मजाक की बात है, ठीक है। दैट इज राइट एग्जांपल, मतलब आपको समझाने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कि बेस क्या बनेगा, ठीक है। अगर हम बेस को डिटरमाइन करना चाहें तो अगर आपसे बोला जाए कि 1, जैसे रिया ने बोला, रितिका बोल रही थी ना कि 1 2 क्या होगा, रितिका 1 2 5 होगा, ओके, कुछ नहीं है इनके बीच में, ओके, देयर इज नथिंग इन यस बिटवीन। सर। लेकिन फिर 1 और 3 क्या होगा, ये 2 होगा, है ना, ये भी ओपन इंटरवल है, यहाँ का ओपन इंटरवल है। अब आप ये तो वैसा दिख ही नहीं रहा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। तो ऑर्डर से देखो, ओपन इंटरवल की हमने डेफिनेशन क्या दी थी? ओपन इंटरवल की डेफिनेशन ये दी थी जो ए और बी के बीच में लाई करें। यहाँ ए और बी के बीच में केवल 2 लाई करता है, ए और बी के बीच में है जो, ओके, समझ रहे हो ना सारे बच्चे? अब इन जर्नैलिटी देखो इस चीज को ना, आर सिर्फ उसका ऑर्डर रिलेशन का एक पार्ट हो जाएगा। अगर तुम आर को मान के सब कुछ देखोगे तो घबराओगे, तुम कहोगे ये क्या हो गया सर, आपने 2 कहां से लिख दिया, इसके बीच में तो 1/2 भी आना चाहिए, 3/2 भी आना चाहिए वगैरह वगैरह। नहीं आएगा, क्योंकि हम एन पे ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ना कि रियल नंबर पे। ठीक है। और 1 4 ओपन इंटरवल क्या आएगा, 1 5। अब बताओ तो प्रमाणिक, बताओ क्या आएगा?
2 3 4 2 3 4। सो ओवरऑल ये बेस किस में रिड्यूस हो जाएगा? चलो अगर हम इसको ओवरऑल लिखना चाहें तो बता सकते हो आप, मतलब इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसके अंदर? The power set of n ऐसे पक्का? क्या हर कोई सबसेट लाया जा सर सकता है? फाइनाइट सेट हर कोई सब्जेक्ट कैसे? फाइनाइट सेट, राइट। इनफाइनाइट को कैसे लाओगे? ऐसे ला सकते हो? इनफाइनाइट को कैसे लाओगे बताओ? एन पावर सेट बोलो, एन को कैसे लाओगे? चलो सेट 2n को कैसे लाओगे? इवन नंबर्स का कलेक्शन, ठीक है। ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है? जस्ट लेट मी नो, मुझे लगता है यस सर। हो रही है ना। ओके हाँ। ओके। सो कैसे लाओगे ये ध्यान रखना है, हाँ, कौन से आएंगे या नहीं आएंगे। क्या सारे फाइनाइट सबसेट्स आएंगे? अब घर में डिसाइड करोगे, करोगे या नहीं करोगे? अब कोई बताएगा नहीं है कि सर ऐसा होगा करके, जैसे यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, कुछ वर्क भी तो देना है घर के लिए। सो द ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन एन, अब मैं जिसका, अब जो जिसको आंसर आ जाएगा वो हाथ खड़ा करना, ओके। द ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन एन इज डॉट 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 टोपोलॉजी, ठीक है। जिसको आंसर बताना नहीं है, हाथ खड़ा करना है सिर्फ। कोई जानी पहचानी टोपोलॉजी है बच्चों? ओके, 5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, 6, शाबाश। सोचो सोचो, तुम पहले से जानते हो उस टोपोलॉजी। अब और सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं तो वो जानते हो पहले किससे पूछना चाहता है? आपको पता है किससे पूछना चाहता है? पहले उससे पूछना चाहता है जो गलत बोल सकता है। ऐसा नहीं कि वो गलत बुलवाना चाहता है, ऐसा कि वो सुन भी ले कि क्या क्या गलत सोच सकते हैं बच्चे, ताकि फिर उनको करेक्ट कर सके। मान लो किसी ने सही बोला तो मैंने सही बता दिया, है ना, फिर उसकी गलती वो क्यों हो रही थी वगैरह वगैरह, उस पर भी बात हो जाती है। चलो ठीक है, अभी ये तो आसान है, आप लोग ने बता ही देंगे। नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। तो प्रमाणिक बताओ। डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा कैनो? सर। सारे सिंगल 1 पॉइंट लीजिए, मतलब 1 2 3 ऐसे करके सब ओपन होगा। तो वो बिकॉज, जो जेने ठीक है, सिंगल टर्म से बिकॉज ओपन। ऑल सिंगलटन्स आर बेसिस एलिमेंट, है ना, हाँ हाँ। आर बेसिस एलिमेंट। सारे सिंगलटन्स बेसिस एलिमेंट है। कैसे? सी, टेक n belongs to n, then n minus 1, n minus 1, लेकिन n को 1 मत लेना, हाँ, ठीक है। अब देखो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है ना लिखते वक्त, कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। 1, देन ये वाला ओपन इंटरवल एग्जैक्टली n है, n 1 के लिए हम क्या लेंगे? ये वाला इंटरवल, ये एग्जैक्टली 1 है। ये सारे बेसिस एलिमेंट हैं। सो ऑल सिंगलटन्स आर ओपन, दिस implies all the subsets, this implies any subset of n is open। क्यों? कौन बताएगा? रितिका बताएगी। बताओ रितिका। क्यों होगा कोई भी सबसेट ओपन? क्योंकि ये जो सिंगलटन सेट है उसके यूनियन से उसको कर सकते हैं, एन आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ यूनियन ओपन सेट है। शाबाश। सो क्योंकि सारे सिंगलटन्स ओपन है, अगर आपके पास कोई भी सबसेट है, फॉर एग्जांपल मान लो फाइनाइट ले लो पहले, डॉट 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 100 तक, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? यूनियन लिख सकते हो। किसका? 1 यूनियन 2। आप कोई भी इनफाइनाइट सेट है, इवन नंबर्स का है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 का यूनियन 4 यूनियन 6, इस तरीके सिंगलटन का यूनियन लिख सकते हो, बिकॉज एनी सबसेट इज यूनियन ऑफ सिंगलटन्स। ओके,
फिल द डिटेल्स, हाँ वाई, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी इन पर। समझ में आई बात? अब आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आता है नेट के, इससे ये मतलब एक्सप्लिसिटली डिफाइन है कि डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी। आप देख लेना, अलग से लिखा हुआ है कि डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी। पिछली बार क्वेश्चन भी आया था 2023 में ना, मैंने करवाया है, अभी मैं करवाऊंगा, अभी उसको दोबारा भी करवाऊंगा। देखो आप देखो, कंसीडर द सेट, consider the set R cross R with dictionary order topology. Dictionary order topology. Okay. Dictionary order topology. लेकिन here अब आप जानते हैं ना, R क्रॉस R को आप कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? A और B दोनों R में, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। बट टू अवॉइड डिफिकल्टी, किस प्रकार की डिफिकल्टी वो मैं आपको बता देता हूं। अभी आप देखो R क्रॉस R के दो एलिमेंट लेंगे, x कॉमा y। अब ये x भी ऑर्डर्ड पेयर है, y भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो क्या होगा? x1 x2 एंड जैसे y1 y2। समझे? क्योंकि R क्रॉस R में आपने अभी ऑर्डर डिफाइन कर दिया ना, ऑर्डर डिफाइन कर दिया तो फिर आप यहाँ ओपन दो बार ऐसा करना पड़ेगा आपको, ये ठीक है। इस झंझट से बचने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर पेयर को इससे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी। इससे कोई समस्या तो नहीं है किसी को? अब ए बी लिखो या ए क्रॉस बी लिखो, कितनी हमारे लिए ओपन इंटरवल में भी क्या हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा किसी को शायद। ऑर्डर्ड पेयर ए बी को सिर्फ आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, इसको ए क्रॉस बी को आप आर क्रॉस में डिनोट भी कर लेंगे, 1 क्रॉस 1 का मतलब वही ऑर्डर्ड पेयर 1,1, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर का नोटेशन ये वाला हम यहाँ छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्यों छोड़ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। इज इट ओके? ओके, सो वी शैल डिनोट। अब मैं इसको लिख देता हूं ए क्रॉस बी, ओके। यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख देता हूं, आर क्रॉस आर, ये ठीक है। डिनोट ऑर्डर्ड पेयर भी लिख देता हूं यहाँ, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बाई ए क्रॉस बी, ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं, डज देयर एग्जिस्ट अ लार्जेस्ट एलिमेंट इन आर क्रॉस आर? बोलो। नो सोच क्या? हाँ, नो, क्यों? लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा? ए क्रॉस आर का तो कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो ए क्रॉस बी मतलब कैसे होगा? मुझे अब तुम बताओ, आप मुझसे पूछ रही हो, बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि डज आर क्रॉस मतलब आर हैज अ आप मुझे लार्जेस्ट कोई एलिमेंट? एलिमेंट दो, मैं उससे बड़ा एलिमेंट आपको दे दूंगी। ये ठीक रहेगा, तुम दे दोगी, ठीक है, ये सही है भाई, ये बात है। लार्जेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अच्छा दे दोगी पक्का? चलो मैंने दिया तुमको, कोई भी एलिमेंट दो, चलो मैंने ये दिया ए क्रॉस 1, दो तो। हाँ, ए प्लस 1 क्रॉस 1, ए प्लस 1 क्रॉस 1। तो ये क्या है, इससे बड़ा एलिमेंट है? चलो ठीक है, आंसर है नो, शाबाश। हाँ तो नो, ठीक है। नहीं, ये सबको समझ में आ गया ना? जैसे रिया ने बोला कोई भी एलिमेंट पिक करोगे आप, मान लो कि कोई भी एलिमेंट है, आपने ए क्रॉस 1 लिया, देखिए एग्जांपल के लिए, बिकॉज B belongs to 10, A minus 1 cross B is smaller than A cross B,
एंड a plus 1 क्रॉस b इज ग्रेटर देन a क्रॉस b। सबको आई बात समझ में? है मैं आपको डिक्शनरी ऑर्डर याद दिला दूं या आपको याद है? आप बता दोगे ना तुरंत बड़ा कौन है? पक्का याद दिलाना है तो बता दो। ऑर्डर टोपोलॉजी बेस बी। अच्छा बी को मैं वैसे लिखूंगा। हाँ कई बार ये चीजें गलतियां हो जाएंगी मेरे लिखने में, मैं फिर बता रहा हूँ कि बी को मैंने ऐसे लिख दिया। आप मैंने पहले ही बताया है कंटेन्ड एंड बिलोंग्स की हो सकती है कहीं पर, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन की हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है सही से और बता दें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो, ठीक है। चलो सो द बेस बी फॉर द ऑर्डर टोपोलॉजी on R cross R is collection of, बताओ, all intervals of the form All open intervals. of the form B क्रॉस B कॉमा B C क्रॉस D। बस इस तरीके C cross D, ठीक है, where A cross B is less than C cross D, ठीक है। और इसके बारे में जानते हैं ना आप सही से, कब A cross B लेस देन C cross D होता है? अभी मैं देखूंगा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। तो B क्या है? देखो केवल सेट थ्योरी है ये, जो आपके नेट के एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा कठिन थोड़ी आता है। A क्रॉस B C क्रॉस D, तो A B C D आपको पता है कहाँ के एलिमेंट है? R के एलिमेंट है। A क्रॉस डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ऐसे, A क्रॉस B C क्रॉस D R क्रॉस R के एलिमेंट है। और क्या होगा बताओ दूसरी कंडीशन? A is less than C, and in second condition if A and C are equal, so B should be less ऐसे than लिख D. सकते हैं डायरेक्ट, ओके। ये वाला इससे छोटा होना चाहिए। So आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes sir. ओके आ रही है, अब आ रही है राइट? अब आ रही है ना? हाँ। ओके सी, चलो ठीक Yes, है। sir. सो ये आपका बेसिस हो गया, ओके। आप चलो ड्रॉ करते हैं इन बेसिस, कुछ बेसिस एलिमेंट को ड्रॉ करते हैं, ओके। हाउ द बेसिस एलिमेंट लुक लाइक, यू ऑलवेज वांट टू सी दिस राइट इन, अगर रियल लाइन होती है तो उसमें देखना चाहते हैं, तो आर क्रॉस आर में ये दिखेंगे कैसे? देखना चाहोगे? ये आपके पास प्लेन है ना, प्लेन में कैसे दिखेंगे? तो कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे वो समझ में नहीं आया हमें, वो प्लेन में क्या है मतलब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ, देखो कैसे नहीं आ रहा है, अब आएगा, अब ना आए तो कहना। मान लो इस टाइप का इंटरवल कैसा दिखेगा? A क्रॉस B C क्रॉस D, ठीक है। मान लो कि इसमें A लेस देन C है, यहां ऐसा भी हो सकता है। एक इस टाइप का भी तो ओपन इंटरवल हो सकता है ना, A क्रॉस B एंड A क्रॉस D, कि जिसमें सेकंड टपल क्या हो, इस तरीके का सेटिस्फाई कर रहा हो। ये आप समझ गए क्या? पहले ये बताओ, दो कंडीशन हो सकती है ना। अगर ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है तो ऐसा हो सकता है कि A C से छोटा हो, फिर इट डज नॉट मैटर व्हाट B एंड D आर। अगर पहला एलिमेंट कंपेयर कर लिया आपने, अगर C से छोटा आ रहा है तो A क्रॉस B इज लेस देन C क्रॉस D, आप जानते हैं। डू नॉट थिंक, मतलब फिर पीछे वाले एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिक्शनरी ऑर्डर इसीलिए इसका नाम है। अगर आपको दो ऐसे दिखाई देते हैं डिक्शनरी में, ठीक है, ऐसे आरती लिखा मैंने, ठीक है,
फिर मैंने लिखा, अब अपना नाम नहीं लिखता हूँ, ये तो सोचेगा ललित और आरती का संबंध क्या है आखिर, ठीक है। तो मैं दूसरा नाम लिखता हूँ, भारती लिख देता हूँ। ये रैंडमली आर्बिट्ररी नाम आ रहे हैं। तो आपने पहले एलिमेंट देखे ए और बी देखे, तो बस आप पीछे को तो आपने इग्नोर ही कर दिया। आपको पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन आ रहा है कौन मतलब कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, राइट। अगर हाँ दो सेम होते, ये आरती होता ये अनीता होता, ठीक है, तब आप फिर आगे जाते, है ना, आगे जाने की जरूरत नहीं हुई। तो आई मीन टू से कि ये दो पॉसिबल है। अगर आपके पास कोई भी ओपन इंटरवल है, ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, तो ऐसा हो सकता है कि ए सी से लेस हो एज अ रियल नंबर, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम हो, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये फिर कैसे दिखेंगे ये इंटरवल्स आर क्रॉस आर में, अब ध्यान से देखना। तो पहले ए क्रॉस बी को हम डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि ए देख लीजिए, ए क्या है, छोटा है, तो इन एक्स एक्सिस ए पहले आएगा। ओके, मान लीजिए कि ए यहां पर है, ठीक है, ए क्रॉस बी यहां पर है। ओके, ठीक है। अब सी क्रॉस डी कहां होगा? अब आपको पता है सी क्रॉस डी यहां कहीं होगा, मतलब क्योंकि जो उसका ये जैसे यहाँ पे ए कॉमा जीरो होगा, राइट, ए क्रॉस जीरो होगा, मतलब समझे ना, ए से आगे है ना सी एक्स एक्सिस में। समझ में आई बात? समझ लो एक एक बात को। अब ये डी कहीं भी हो सकता है, सी क्रॉस डी यहाँ पे भी हो सकता है, ध्यान से देखना, ठीक है। बस सी क्रॉस डी होगा क्या, इससे उधर होगा, कोई भी एलिमेंट इससे इधर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये है एक्स इक्वल टू ए लाइन, ठीक है, इससे इधर होना चाहिए आप। तो अब ये सी क्रॉस डी को मैं कहां पे ले रहा हूं, मैंने ए क्रॉस बी लिया यहां पर, ओके, ए क्रॉस बी डॉट डॉट डॉट, तो सी क्रॉस डी को मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। सी क्रॉस डी मान लो यहां पे है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, मैंने बता दिया आपको। अब दिखेगा कैसा, देखो, अब आपको क्या फाइंड करने हैं, इसके बीच के सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं, इसके बीच में सारे एलिमेंट होंगे कौन से, है ना, ऐसे हो सकता है, कौन से एलिमेंट इसके बीच में होंगे, एक्स क्रॉस वाई, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वहां तो मैं फिर जाऊंगा, लेकिन पहले आप यहां से देखो। ऐसा हो सकता है कि एक्स ए से बड़ा हो, क्या फिर से रुक गया, मेरा लिखना नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, तो नहीं एक्स ऐसा, आ रहा है सर। एक्स ऐसा हो, राइट, समझ में आई बात? ओके, तो मैं अब यहाँ पे डॉटेड लाइंस खींच रहा हूँ, स्टाइल, इस लाइन को डॉटेड खींचते हैं, ओके, ये मैं डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ। तो आई इसको मैं साइड में रखता हूँ कि मुझे डॉटेड लाइन की आवश्यकता पड़ेगी अभी। तो अब मुझे सिर्फ आप ये देखकर बताइए कि जो ये मैंने लाइंस खींची हैं, इस स्ट्रिप में जो मैंने स्ट्रिप खींची है इस तरीके की, इसके बीच में जो पॉइंट लाई करेंगे, मतलब ऐसे पॉइंट जिनका एक्स कोऑर्डिनेट ए और सी के बीच में लाई करता है, यहाँ पे ए कॉमा जीरो है आपका, यहाँ पे सी, एक्स कोऑर्डिनेट जिनका लाई करता है वो इस बीच में लाई करेंगे, इजंट इट? आपको नहीं लगता? लगता है ना? तो ये वाला पार्ट पूरा आएगा, ओके। एक एक चीज को समझो, ध्यान से समझो, फिर बोल रहा हूं मैं, फिर बेसिस आपको कंपैरिजन करना नहीं आएगा आगे, ऐसे क्वेश्चन नेट में आए हैं आपके, आप देख लेना, 2023 में आया, मैंने सॉल्व कराया है वो आपको। अब तो अब जिनको कराया था वो नहीं भी हो सकते हैं, मतलब आप नए भी हो सकते हो, तो ये वाला पार्ट तो आएगा पूरा। अब ये मत समझना कि जितने में पीला लगा रहा हूँ उतना ही आएगा, तुम ये भी समझते हो। अब मैं पीला कब तक लगाऊं भाई, तुम भी बताओ, जब मैं लगाता रहूंगा फिर भी वो खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना, तो आप लोग खुद समझ लें। अब इसका मतलब ये पूरी स्ट्रिप, इनफाइनाइट स्ट्रिप, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रहे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हों जिनके लिए एक्स ए के बराबर हो, है ना,
x से a के बराबर हो, लेकिन जैसे इस टाइप के एलिमेंट a क्रॉस b और ये वाला एलिमेंट a, जिसमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ना उससे बड़ा हो, जैसे ये एलिमेंट b+1 बड़ा है ना, तो a कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? a कोऑर्डिनेट इस लाइन में होता है, राइट? ये इस लाइन में होता है ना, सबका x कोऑर्डिनेट a रहेगा, राइट? तो हमें वो वाले भी लेने हैं इसमें से जिनका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो, b से बड़ा हो, राइट? सेकंड कोऑर्डिनेट b से बड़ा हो। ये वाली लाइन मतलब यहां से लेकर ऊपर को, ये पॉइंट नहीं लेंगे, हाँ ये वाला a क्रॉस b नहीं लेंगे, लेकिन इससे ऊपर को सारे ये वाली लाइन में जितने भी पॉइंट आएंगे, क्योंकि उनका x कोऑर्डिनेट a रहेगा, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, b से बड़ा। हाँ सेकंड कोऑर्डिनेट b से बड़ा रहेगा। तो लेकिन दूसरा ये भी ध्यान में रखना है, क्या वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे? वो c क्रॉस d से छोटे भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि उनका पहला कोऑर्डिनेट तो a है, ठीक है? तो कोई चिंता की बात नहीं है, इजंट इट राइट? सो इसमें जो लाइन है, यहां से ऊपर को लाइन ऐसी रहेगी आपकी, a से ऊपर को लाइन, लेकिन यहां से डॉटेड हो जाएगी। मैंने डॉटेड लाइन इसीलिए रखी है, डॉटेड का मतलब यही है कि अब यहां से नीचे को भाई आपका इस लाइन, ये लाइन नहीं आएगी, ठीक है? आ रही है बात समझ में? क्या अब मैं दूसरे पार्ट को सीधे बना दूं डॉटेड? मतलब कौन से कहाँ लाइन आएगी, कहाँ नहीं आएगी, etc। पक्का? चलो, तो कोई जल्दी से बताओ फिर कहाँ डॉटेड लाइन रखूं? प्रमाणिक तुम बताओ। ऊपर का नहीं आएगा तो ऊपर डॉटेड लगा। तो ये हो गया आपका, ऐसा होगा बेसिस एलिमेंट, ठीक है? समझ में आया बेसिस एलिमेंट? अब ये सी क्रॉस डी कहीं भी हो सकता था, हाँ यहां भी हो सकता था। फिर आपको जल्दी से बेसिस एलिमेंट देखना है। अब दूसरा बेसिस एलिमेंट इस टाइप का भी हो सकता है कि जिसमें पहले वाली कोऑर्डिनेट बराबर हो, इनके बीच में कौन से लाई करेंगे, राइट? ऐसा भी हो सकता है। मैंने जैसे कि आपको बताया, ये यहाँ पे कैलकुलेशंस की है। अब दूसरा एलिमेंट ऐसा भी, यहाँ तो सिंपल है एलिमेंट। यहाँ कैसे एलिमेंट होंगे आपको पता है? जैसे x क्रॉस y, इसमें कोई झंझट नहीं है। देखो x क्रॉस y a क्रॉस b से बड़ा है और a क्रॉस d से छोटा है, तो क्या होगा, y क्या लाई करना चाहिए इसके बीच में, और x क्या होना चाहिए, a। ए हाँ, सब लोग देख पा रहे हैं ना ऐसा क्यों होना चाहिए? x से a के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। आप सोचो, a के अलावा कुछ भी हुआ तो, a के अलग हो गया तो हो ही नहीं सकता ये सेटिस्फाई ना। जैसे मान लो कि a के अलावा यहाँ पे a+1 आ गया, तो इससे छोटा कैसे हो गया? फिर ये इससे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर a से बड़ा x की जगह आया, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी। अगर a से छोटा आया तो इधर वाली चीज गलत हो जाएगी, इधर वाली इनइक्वालिटी, चीज नहीं, सॉरी, इधर वाली इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी, या इधर वाला साइन ऑर्डर गलत हो जाएगा, ऐसा बोलना चाहिए मुझे। ऑर्डर कह रहे हैं ना हम, ये वाला ऑर्डर गलत हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू लर्न ना कि कैसे सही होता है चीजों को कहना। सो अब देखो इसको खींच लेते हैं। ओके, मान लो कि a क्रॉस b यहाँ पर है और a क्रॉस d यहाँ पर है। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि d ऊपर होगा b से। देख लो y कोऑर्डिनेट ऊपर होगा तभी तो बड़ा है। तो ये वाला इधर ये रहेगा। ओके, तो दिस मच। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया ये जो मैं बोल रहा हूं? पक्का? तो ये हैं दो इसके बेसिस एलिमेंट, ये इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ विजय पूछो। सर मतलब आपने लिखा ना a क्रॉस b लेस देन c क्रॉस d, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ अच्छा पर? 5p तो हो सकता है, b इक्वल टू b वाली जो पिंक वाली लाइन है वहां पे। पिंक वाली लाइन? हाँ बोलो, क्या लिखने की जरूरत नहीं है?
A क्रॉस B लेस देन C क्रॉस D, क्यों? क्योंकि 5 भी तो 5 को कैसे लिखेंगे, 5 भी तो हो सकता है ना B में, होगा ही। फाई जरूरी नहीं है हो बी में, फाई जरूरी होता है बी में होना? किसने कहा तुमसे? फाई नीड नॉट बी इन द बी ना। नीड नॉट भी मतलब हो सकता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब हुआ ना क्यों है? तुम हुआ ना चाह रही हो, मतलब जबरदस्ती लाना चाह रही हो? अब मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ये तो सही नहीं है ना, क्यों सही नहीं है? मतलब हम स्ट्रिक्ट ही दिखाएं। यही तो होता है। देखो बेस क्या होता है, सारे ओपन इंटरवल्स, जैसे तुमने आर का बेस लिया तब तो तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए तब इज लेस आपने, देन बी। हाँ तब आपने नहीं लिख रखा वहां पे, मतलब पहले लिखा था, ये नहीं लिख रखा ऊपर। नहीं नहीं, देखो अगर आर का बेस ये है, राइट, तो तो इसमें कोई मतलब ऐसे ही इसको यहाँ पे एक्स सोचो, इसको वाई सोचो। एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स शुड बी लेस देन वाई। एज अ ऑर्डर्ड सेट देखो ना, ऑर्डर्ड सेट का बेसिस क्या है? कहीं फाई आ सकता है कोई ओपन इंटरवल, कहीं नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं आएंगे फाई ओपन इंटरवल कभी से भी। जैसे ये देखो, ऑल ओपन इंटरवल्स ए बी इन द फॉर्म, इस टाइप का कलेक्शन होता है, वही तो लिखा है मैंने। ठीक है सर। एक बार और बोलो, डाउट क्या है? नहीं ठीक है सर, बोलो बोलो। हो गया क्लियर डाउट, ठीक है हाँ। क्या था वो बता तो दो लोगों को, ताकि औरों को ना हो। मतलब मैं ये कि ए क्रॉस बी, मतलब ये दोनों सेम भी तो हो सकते हैं एलिमेंट, आपने तो नहीं नहीं, अपने ऐसे लिख दिया तो ओपन जरूरत इंटरवल नहीं। के हमने बताया था कि ओपन इंटरवल को हम हमेशा ऐसे डिफाइन करेंगे, ए बी, जहां ए लेस देन बी को, ठीक है। तुम अगर ये शिकायत है यहाँ फाई नहीं आएगा, फाई जरूरत भी नहीं है बेसिस में, फाई चाहिए क्या बेसिस? ठीक है, हो सकता है फाई, ऐसा नहीं है किसी बेसिस यस में, सर। बेस में फाई हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी बेस में फाई होना चाहिए। ठीक है, तो विजय हाँ पूछो। सर कुछ नहीं पूछना है, तो हाथ क्यों खड़ा किया? शायद पहले से हो। हाँ तो फिर तुरंत नीचे कर लिया करो, नहीं तो मुझे लगेगा तुम लोग कुछ पूछना चाह रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, ओके सी। तो ये हो गई। अब आपको एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व करो, देखो द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल intervals of the form A cross B and A cross D. Okay, cross D. B is less than D. Also a base for order topology. क्या आप राजी हैं इससे? बताओ तो। अब सिर्फ डायग्राम देख के करना इस बात को, ठीक है? डायग्राम देखो और हाँ या ना बताओ। मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस तरीके की लाइन ये ओनली। ओके, बेस बनाएंगे ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए। चलो देखते हैं, आप करो तो ये सॉल्व। तो हाँ, कौन कौन देख पाए बेस बनाएंगे करके? रितिका देख पाई, विजय देख पाए, और शाबाश, देखो देखो। चलो सबसे पहले चेक करो कि ये बेस है या नहीं है। हाँ ऑब्वियसली बेस है, क्योंकि कोई भी पिक कर लो, जैसे एक्स ले लो पूरे आर में, तो क्या कोई एलिमेंट है ऐसा? हाँ बिल्कुल, ये एक्स को कंटेन करता है आपके, है ना? आर क्रॉस आर का कोई भी एलिमेंट ले लो आप, एक्स क्रॉस वाई, तो एक्स क्रॉस वाई यहाँ पे होगा, तो ये इस टाइप का एलिमेंट कंटेन करता है उसको, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अगर इस टाइप के दो एलिमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप ये कहिए कि किस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इनका इंटरसेक्शन अगेन अ बेसिस एलिमेंट ना। जैसे मान लो कि इस टाइप की दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब इंटरसेक्ट करके दिखाना पड़ेगा मुझे उन्हें, ये ठीक है, तो फिर से वही टाइप की लाइन आएगी ना, है ना? यस या नो बोलो। तो when the intersection of two basis element is again a basis element, then
दिस फॉर्म्स ऑफ बेसिस, मतलब सॉरी मैं बेसिस पहले से बोल दे रहा हूँ। देखो, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी हो कि हर किसी एक्स को आपके पास कोई भी कलेक्शन हो सी, उसका नाम मैं बी बोलता हूँ, ओके, बी आपके पास कोई भी कलेक्शन हो, आपके पास पहली कंडीशन जो बेस की थी वो सेटिस्फाई होगी हो, लेकिन दूसरी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं उससे पहले आपको ये दिखाई देता है कि ये जो कलेक्शन है इसमें किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन फिर से इसके अंदर आ रहा है, तो वो बेसिस बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्स लो, मान लो कि B1 में कंटेन है और B2 में कंटेन है, इंटरसेक्शन B2, तो अब ये खुद बेसिस एलिमेंट है, तो ये B3 का काम खुद ही कर देगा आपका, ये फिर आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, ये B3 का काम कर रहा है जो B3 आपको चाहिए था। ठीक है, मैं सब बेसिस बताना भूल गया बाय द वे, अब मुझे इसको देखकर याद आ रही है। सब बेसिस मैं बताऊंगा, सब बेसिस, ओके, आई विल लेट यू नो व्हाट इज द सब बेसिस। सब बेसिस में भी ऐसा कुछ होता है, जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई, अभी बताऊंगा, चलो इस पे मैं भटक जाऊंगा नहीं तो। सो डू यू अंडरस्टैंड? तो अब आपको क्लियरली पता चल गया ये बेस बनाता है ऐसा कलेक्शन, मतलब इस टाइप की लाइंस का, ओपन लाइन सेगमेंट का कलेक्शन। लेकिन लाइन भी क्या होनी चाहिए? पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए। हाँ, ओपन लाइंस का कलेक्शन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, केवल ओपन लाइन सेगमेंट का कलेक्शन नहीं। तो मैं प्रिसाइजली बोलता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन लाइन सेगमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन सेगमेंट तो ये भी है नहीं? अब सी देखो बच्चों कि क्या ये जो कलेक्शन है, हमने इस तरफ जो कलेक्शन लिया वो इसको जनरेट करेगा? ऑब्वियसली करेगा। देखो कैसे करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली टोपोलॉजी जो माने पूरे कलेक्शन से जो जनरेट होगी टोपोलॉजी, आप मुझे बताओ जो इस वाले कलेक्शन से जनरेट होगी वो ऑर्डर टोपोलॉजी के अंदर होगी ना ही होगी? जल्दी से बताओ। केवल इस वाले कलेक्शन को कंसिडर करें, केवल लाइन सेगमेंट का, ऑब्वियसली होगी, है ना, क्योंकि ये सारे क्या है, ओपन सेट है ऑर्डर टोपोलॉजी में, उन सबका यूनियन भी ऑर्डर होगा। तो इससे जो जनरेट होगी, मान लो ऑर्डर टोपोलॉजी टाउ है, उसके अंदर कंटेन होगी। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऑर्डर टोपोलॉजी यानी कि इस लाइन सेगमेंट से जनरेट होगी, तो वो कैसे दिखाओगे? वो आप कर लोगे घर में, हाँ या ना? पक्का? ओके, ठीक है, नहीं आएगा मुझे पूछ लेना। हाँ, आई मीन टू से कि ये केवल इसको इस टाइप के लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी बेसिस बनाता है। ठीक है, चलो। सो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल से हैं मुनकर की बुक में, वो देखते हैं। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बुक खोलकर देखना घर में। ठीक है, अब आते हैं अगले में। हम अगला क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल एन ले लिया था ना हमने, एन एग्जाम्पल 3 एन ही है, तो एन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एग्जाम्पल 4, अब एक सेट और लेते हैं। ओके, एक्स इक्वल टू ये 1 to क्लोज इंटरवल, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। 1 to डबलटन सेट और जेड प्लस का मतलब नेचुरल नंबर। हाँ, अब देखो नेचुरल नंबर में भी दो मान्यताएं हैं, कुछ लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 1, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता मुनकर नेचुरल नंबर मतलब एन से क्या डिनोट करता है, आई डोंट नो। ठीक है, पर जो भी होगा, लेकिन मैं 1 से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो इसी को मैं मानूंगा, तो ध्यान रख, कंफ्यूज मत होना मतलब। सो अब इस पे भी तो ऑर्डर आएगा ना, इस पे ऑर्डर डिफाइंड है या नहीं है? आप लोगों को पता है वही जो आर क्रॉस आर से इसमें क्या होता है, इंड्यूस होता है, ये सबसेट है ना आर क्रॉस आर का। सो इस पे ऑर्डर टोपोलॉजी क्या होगी? क्या वो डिस्क्रीट तो नहीं है? ओके, लेट्स चेक। ओके, सो लेट मी आस्क यू, इज इट डिस्क्रीट? सबसे पहले बताओ, डज इट हैव अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट? जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ हाँ Yes, it have व्हाट इज yes sir. दैट? 1,1. 1 1 ओके, 1 1 1, राइट, 1 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो चलो इसकी टोपोलॉजी कोई जानी पहचानी टोपोलॉजी है या नहीं है, बताओ तो। या जैसे आपने एन में देखा ना, अभी एन का एग्जांपल आप लोग देख रहे थे,
तो n में आपने देखा हमने कितने एग्जाम्पल कर लिए थे, 3 एग्जाम्पल, राइट, चौथा एग्जाम्पल है, हाँ राइट। सो n में आपने क्या देखा, n में आपने देखा कि जो ऑर्डर टोपोलॉजी आई थी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी आई थी। क्या इसमें भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है? ट्राई टू फिगर इट आउट, सोचो। अब आपको देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजी कब होती है, ध्यान रखना किसी सेट में कि हर कोई सिंगलटन ओपन होना चाहिए। अगर कोई सिंगलटन ओपन नहीं है, अगर आप दिखाना चाहते हो कि इसमें जो टोपोलॉजी आएगी वो डिस्क्रीट नहीं है, तो कोई ऐसा सिंगलटन दिखा दो जो ओपन इंटरवल नहीं है।